हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम, वो आपके क्वेश्चन सीडीपी से लिए गए हैं। तो आज हम सीडीपी के 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, और आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और सीटेट आने वाले सीटेट के लिए आप लोग लगातार मेहनत से लगे हुए होंगे, अपने जो है प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे, और जितना भी रूटीन आपने डेली बनाया है, टारगेट सेट किया है, उसको आप हल कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप से आने वाले सभी परीक्षाओं को, जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, सब पूरी हो, ये कामना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि आप कोई वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सा लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं मेरी वीडियोज़ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जब कुछ व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह निर्माण करते हैं एक। ठीक है, जब एक ग्रुप बना के लोग रहते हैं, ठीक है, बात करते हैं एक दूसरे के बारे में या किसी भी मुद्दे पर बात करते हैं, तो वो मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, राजनीतिक समूह का, सामाजिक समूह का, व्यापारी समूह का या अपराधी समूह का। तो देखिए, नेगेटिव पहले ही दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं नेगेटिव नहीं लिखा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेगेटिव जो ऑप्शन है उसको कट कर देंगे। अपराधी समूह का जो है संगठन नहीं हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं होता तो हम इसको सही करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है, तो इसमें भी नेगेटिव नहीं लगाएंगे हम। ठीक, अब एक साथ मिलकर कोई राजनीतिक समूह तो करेगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपको सीडीपी के हिसाब से सोचना है। सीडीपी एक बहुत ही व्यवहारिक मुद्दे पर बात करता है, और जो शिक्षा मनोविज्ञान है आपका, उसने शिक्षा के कितने पहलुओं को बदल दिए हैं, कितने पहलुओं को चेंज कर दिए हैं। तो जब एक साथ कई लोग ग्रुप बना के बात करेंगे, समूह में मिलेंगे, तो वो किस चीज़ का निर्माण करेंगे? सामाजिक समूह का। ठीक है, राजनीतिक समूह, व्यापारी समूह से पहले वो क्या होंगे? एक सामान्य नागरिक होंगे। वो क्या होंगे? सामाजिक समूह होगा उनका। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। फ्रेंड्स, आप जो है आपका जो कितना सही होता है इन 10 क्वेश्चंस में, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 10 में 5 सही कर लीजिए तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ही नहीं। अगर आप 10 में 10 नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, तो अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि जो हम रट के जाते हैं, जो हम समझ के जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन फंस जाएँ। हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन हूबहू फंस जा रहे हैं, तब भी हम अपने टारगेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। 150 नंबर है, 150 नंबर हैं आपके पास, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर हैं आपके पास, तो आपको 130, 135, 120 प्लस करना है। तो आप 10 में से सिर्फ 10 सही मारिए। और किसी भी प्रैक्टिस सेट में आप 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें ये कोशिश करिए आप 30 में से 30 सही मारिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आज हम पढ़ रहे हैं हूबहू क्वेश्चन फंसेंगे, बिल्कुल नहीं। 2-3 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे फंस सकते हैं कुल मिला के, लेकिन और क्वेश्चन तो आपके तर्क शक्ति को जांचने के लिए ही वो होगा। ठीक है, तो चलिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास में खेलों का विशेष महत्व है। ठीक है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या ये सभी। तो जब बच्चों को क्यों खेल विधि से क्यों पढ़ाया जाता है ना, आपके मारिया मोंटेसरी जी ने, ठीक है, और आपके जो है फ्रोबेल साहब ने किंडरगार्टन विधि दी। तो ये लोग क्यों शिक्षा में खेल विधि का प्रयोग करते थे? क्योंकि खेल विधि जो है एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है कोई भी चीज़ सीखने में, अधिगम में, लर्निंग में बहुत ही महत्व रखता है किसी भी चीज़ को सीखने में, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, अब खेल कूद के बच्चा सामाजिक विकास होगा, वातावरण को समझ पाएगा, वातावरण में इन्वॉल्व होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, दूसरों से मिलेगा, अलग अलग बच्चों से मिलेगा, तो सामाजिकता भी बच्चे में होगी। ठीक है, मानसिक मतलब जब वो 10 लोगों से मिलेगा, जब वातावरण से जो भी जुड़ता है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि उसमें निगेटिविटी होती है। यदि आपको समझना है तो आप
सुबह को आप 4 से 5 बजे उठिए और किसी से भी बात मत करिए, बस टहलने जाइए। यहाँ तक कि आप मोबाइल भी अपने साथ मत लेके जाइए, रख दीजिए। फिर आप देखिए कि आप कितना पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे को उनके खुद के वातावरण में या एक किंडरगार्टन में, एक मैदान में छोड़ के बच्चों को देखा जाता है कि वो क्या सीख रहा है, तो उसकी मानसिक शक्ति जो होती है, तर्क करने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और क्रिएटिविटी बच्चे में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मानसिक विकास भी इससे होता है, शारीरिक विकास बिल्कुल भी होगा, क्योंकि जब हमारा मानसिक संतुलन सही रहेगा तो शारीरिक क्रिया भी सही रहेगी, ठीक है। तो ये तीनों होता है, तो तीनों पे ऑप्शन पे तो हम सही ट्रिक लगा नहीं सकते, तो सबसे आपका सही होगा चौथा ऑप्शन। मतलब विकास में जो खेलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जिससे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास होता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बात करते हैं आपके तीसरा क्वेश्चन। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है कि स्पाइडरमैन, ठीक है, स्पाइडरमैन के जी नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको बना लीजिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम। के जी नहीं है, स्पाइडरमैन के द्विकारक, ठीक है। स्पाइडरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में यदि जी कारक का स्तर ऊंचा हो तो व्यक्ति होगा अधिक बुद्धिमान, मूर्ख, सामान्य, अधिक मूर्ख। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा हम बात कर लेते हैं आपके स्पाइडरमैन के द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है। तो चलिए, जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है स्पाइडरमैन के, वो जी या सामान्य कारक, इन्होंने इसके जो है 2 कारक बताए, ठीक है। जो स्पाइडरमैन ने इसके 2 कारक बताए हैं, जिसके बारे में हम बात करें तो पहला है जी या सामान्य कारक, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पहला है। और दूसरा है आपका कि यस या विशिष्ट कारक, ठीक है ना, विशिष्ट कारक, ठीक। तो अब देखिए, जी कारक का मतलब क्या है कि यह अनुवांशिक क्षमता पर क्या है, निर्भर है, ठीक है, जो सभी में विद्यमान है। कहते हैं स्पाइडरमैन साहब कि जो जी एक सामान्य कारक है, ये सामान्य है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, उनके अनुवांशिक गुण वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, ठीक है, ये सब। लेकिन ये तो है कि जैसे हमारे पिता, हमारे माता, हमने अपने पूर्वज से कुछ चीज़ें सीखी होंगी, जो हमारे पूर्वज सीखे होंगे, वो हमारे में अनुवांशिकी तौर पर आ रहा होगा, चाहे वो कोई बीमारी हो गई, चाहे वो कोई गुण हो गया ना। तो उसी तरह जंतुओं में भी होता तो सब में फ्रेंड्स, लेकिन सब में अलग अलग होता है, ठीक है। स्पाइडरमैन साहब कहते हैं कि जी या सामान्य कारक में अनुवांशिक चीज़ें सभी में होती हैं, लेकिन सबकी जो अनुवांशिकी गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे घर की बात करें तो हमारे घर में सिलाई कढ़ाई पे और पढ़ाई पे भी ज़्यादा, पढ़ाई की बात करें हम तो हमारे पूर्वजों से बहुत ज़्यादा हम लोग पूर्वज जो हमारे रह चुके हैं, वो पढ़ाई में बहुत बढ़िया नहीं रह चुके, लेकिन सिलाई कढ़ाई में वो थे। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई हमारा इन्वायरमेंट बन चुका था, हम वातावरण में घुल के पढ़ाई भी हमारी अच्छी रही। तो हम अनुवांशिकी से या अपने पूर्वजों से ये सीखा कि हमारे मतलब पूर्वज से ही लोग सिलाई कढ़ाई करना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई और व्यक्ति है जिसके यहाँ कोई जो काम है, ढोलक, तबला बजाना, सिंगिंग करना, वो क्या है, पूर्वजों से चला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वातावरण और अनुवांशिकी उनके में घुल गया है, ठीक है। तो ये सामान्य कारक है जो सब में अलग अलग होता है, लेकिन सब में होता है, ठीक है। अब यश कारक की बात करें यदि हम, तो यश कारक जो होता है ये विशिष्ट कारक होता है। कहा जाता है कि इस कारक में जी कारक की सहायता से अर्जित वातावरणीय क्षमताएं होती हैं ना। जो हम जी अनुवांशिक जो होता है वो तो होता ही है, और अपने वातावरण से जैसे हम सीख लें, जैसे हम अपनी बात करें, अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ सिलाई कढ़ाई जो हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ चलता आ रहा है। लेकिन जो हमने सीखा है, हमारा जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में, वो हमारे पूर्वजों से हमें नहीं मिला, क्योंकि दूर दूर तक हमारे पूर्वजों में पढ़ाई लिखाई का कहीं नामो निशान नहीं है। तो हम जो हैं वो हमारे वातावरण में जैसे वातावरण हमको जैसा मिला, हम वैसे ढल गए, हमें भी पढ़ाई में इंटरेस्ट होने लगा, ठीक है। तो ये विशिष्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत की बात होती है, तो जी स्तर को जब हम बढ़ा देते हैं, मतलब जी स्तर को जब हम थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, यश या विशिष्ट कारक में आ जाएगा, यश या
विशिष्ट कारक में आ जाएगा। विशिष्ट कारक में तभी हो सकता है, हम वातावरण से तभी सीख पाएंगे जब बच्चा क्या होगा, अधिक एक्टिव होगा, ठीक है, बुद्धिमान होगा। मूर्ख रहेगा बालक तो अपने वातावरण में क्या, वो अपने पूर्वजों से भी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। सामान्य होगा तो ठीक है, वो अपने वातावरण से सीख पाएगा, ठीक है। अधिक मूर्ख होगा तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अधिक बुद्धिमान होगा तो वो अपने अनुवांशिक चीज़ों को भी सीख लेगा और वातावरण में जो उसके चल रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, उसको भी वो क्या कर लेगा, सीख लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्पीडरमैन के जो द्विकारक सिद्धांत है ये भी एकदम याद रखिए फ्रेंड्स। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि स्पीडरमैन के जो है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने दिया है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक सिद्धांत दिया है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की, आप आई होप आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है। शिल्प कार्य मतलब आप समझ रहे हैं कि बच्चों को हाथ से ड्राइंग करने के बारे में बताया जा रहा है। मान लीजिए आप ड्राइंग करने के लिए दे दिए ना, या माध्यमिक स्तर पे आपने दे दिया कि क्ले से या किसी मिट्टी से कोई प्रोजेक्ट तैयार करिए, या कुछ प्राकृतिक दृश्य अच्छा सा बनाइए ना मिट्टी से आप, तो इस तरह से। तो शिल्प कार्य बच्चों में किस योग्यता के विकास करता है। हस्तकार्य मतलब कि शिल्प कार्य करेंगे तो बच्चा जो है अपने हाथों को मूव कराने में, हाथों से क्रिएटिविटी करने में अच्छा होगा। सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति या नई सामग्री का प्रयोग करने के लिए हम शिल्प कार्य जो है बच्चों को करने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हस्तकार तो हम नॉर्मली भी करते हैं, है कि नहीं। उसके लिए शिल्प कार्य ही देना बच्चों को क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभिव्यक्ति तो बोलने के लिए, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को रखना, ठीक है, एक्सप्रेस करना। अभिव्यक्ति क्या, एक्सप्रेस करना, अपनी चीज़ों को क्या करना, एक्सप्रेस करना, दूसरों के सामने अपनी बात को रख पाना, ठीक है। अब नई सामग्री सीखना है तो बच्चा क्यों शिल्पकार ही बच्चों को क्यों देंगे, और भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। किंडरगार्टन विधि से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। शिल्पकार ही क्यों देंगे कि बच्चा ड्राइंग करके ही सीखेगा ना, तो ये भी नहीं हुआ। तो सबसे सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी। आई होप आप समझ पाएंगे, ये भी है क्रिएटिविटी। बच्चा क्या करेगा, जब शिल्पकार से अपने हाथ से ड्राइंग करेगा तो वो कुछ अच्छा सोच पाएगा। हम बच्चे से कहेंगे बच्चा आप ऐसा करिए कि आप एक बिल्ली बनाइए ना, तो बच्चा समझ पाएगा कि जो बिल्ली है उसकी मूंछें होती हैं और इसका मुंह ऐसे बनाना है, आंखें थोड़ी सी बड़ी बनानी है ना, तो बच्चा समझ पाएगा उसको। तो क्रिएटिविटी के लिए हम शिल्प कार्य बच्चों को देते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो या माध्यमिक स्तर पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रेरणाओं का उत्पत्ति की स्वाभाविक कारण है। मतलब प्रेरणा जब होती है, प्रेरणा का मतलब आप मोटिवेशन समझिए, प्रेरणा का मतलब आप समझिए ऐसा कि मोटिवेशन मैं लिख देती हूँ तो ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। मोटिवेशन, चलिए ये हो गया आपका मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड मुझे लगता है कि हिंदी कहीं कहीं दिक्कत होती है तो इंग्लिश भी बता देती हूँ मैं, ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन को समझने में। तो मोटिवेट होने का स्वाभाविक कारण क्या है। आत्मरक्षा की भावना, अचेतन मन, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, उपरोक्त सभी। देखिए आप मोटिवेट क्यों होना चाहेंगे, ठीक है, या इसका कारण क्या है। आप मोटिवेशन, आप अचानक से बहुत ही बोरिंग फील कर रहे हैं और कुछ चीज़ देखते हैं, अचानक से आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं ना, जैसे आप राणा प्रताप की कोई जो है पोएम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीबाई की पोएम पढ़ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि आप वीर रस आप में वैसे ही आ जाएगा। सिर्फ पढ़ने से ऐसा लगेगा कि वो लड़ाई करके हम ही आ रहे हैं। आपको इतना मोटिवेट आप फील करेंगे बिना किसी बड़ी स्पीच को सुने ही। मैं तो कहती हूँ यदि आपको मोटिवेट होना है तो आप महाराणा प्रताप की और ये कुछ ऐसे वीर रस की कविताएं हैं जिसको पढ़ के आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो स्वाभाविक कारण है कि आत्मरक्षा की भावना होता है। बिल्कुल जब आप मोटिवेशन कोई चीज़ देखते हैं, कोई क्वाइट देखते हैं मोटिवेशन का, तो आप फील करते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, मतलब आत्मरक्षा आता है, आपको इंटरेस्ट आता है, ठीक है, चीज़ में। अचेतन मन होता है, जी बिल्कुल, कि अचेतन मन
जो होता है आपका वो क्या हो जाता है अचेतन मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम बातों को बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते हैं उस टाइम में। और लेकिन जब हम स्वाभाविक प्रेरणा कोई मोटिवेशन जान लेते हैं या मोटिवेशन दिख जाता है हमारे सामने, तो वो अचेतन मन पूरी तरह से क्या हो जाता है, चेतन में आ जाता है। हम पूरी चीज़ों को रिएक्ट कर पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये हो गया आपका सुखद व आनंद प्राप्त के अनुभव। बिल्कुल ही जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमें बहुत ही रिलीफ फील होता है, बहुत ही हम अंदर से अच्छा फील करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका चौथा होगा जो ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा कि इन सब के कारण हम क्या होते हैं, प्रेरणा जब हमारे अंदर आती है, मोटिवेशन जब हमारे अंदर आता है तो ये चीज़ें हमारे अंदर जागृत होती हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप समझ सकें। देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है निगेटिव, अब यहाँ पे जो निगेटिव होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ दिया है। ठीक है, तो उसको पहले से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। तो व्यवहार में प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है, जो निगेटिव है उसको देखना है। तो ऑप्शन है विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों को सख्ती से पालन, बालक को सचिव लक्ष्यों की जानकारी देना, सही लक्ष्यों की जानकारी देना। ठीक है, यहाँ सही लक्ष्यों की जानकारी देना, बालक में शिक्षण में बालकों का सक्रिय भाग लेना। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को समझिए क्या है। ऑप्शन है कि विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। हम जब पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए एक कोई जो है शिक्षक है वो पढ़ा रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वो क्या करेगा, जब वो विभिन्न शिक्षण सामग्री का यूज करेगा, जैसे प्रोजेक्ट विधि से भी पढ़ाए, खेल विधि से भी बच्चों को पढ़ाए, नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से समझाए, कार्टून दिखाकर बच्चों को रैम से याद करवाए। ठीक है, तो वो विभिन्न शिक्षण सामग्रियाँ हो गई आपका। ठीक है, जो TLM आप कह देते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ, अब निगेटिव चीज़ क्या हो जाएगा, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों को सख्ती से पालन। अब आप कहेंगे नहीं, आपको हैंड बैग साइड करके ही चलना है, तो आप कुछ भी हो जाए हैंड बैग साइड करके ही चलेंगे। नहीं, आपको बोलना है तो आप फॉर्मल में ही बोलिए। जो छोटे बच्चे होते हैं हमेशा फ्रेंड्स वो फॉर्मल नहीं बोल सकते, वो इनफॉर्मली आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बहुत ही निम्न स्तर से अपने वातावरण से सीख के आए होते हैं, अपने घर से सीख के आए होते हैं। स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी ही बोलें ना, या वहाँ की मातृभाषा ही बोले जहाँ की मातृभाषा है, वो अपने घर का क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी उनके लिए स्कूल नया है। तो सख्ती से जब हम पालन कराएंगे बच्चों को किसी भी नियम का, तो बच्चा शिक्षण में बहुत ही शिक्षा को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, टॉपिक को अच्छे से समझ में नहीं पाएगा ना। तो ये आपका निगेटिव है, तो ये दोनों निगेटिव भाई भाई हो गए, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसमें भी निगेटिव है, इसमें भी निगेटिव है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है। साक्षात्कार विधि, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, प्रश्नावली विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं प्रश्नावली विधि के जनक कौन है। इसके पहले वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप फ्रेंड्स नहीं जानते हैं तो जाकर वीडियोस को पीछे देखिए, आपको प्रश्नावली विधि किसने दी है, प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है, सबके बारे में मैंने बात करी हुई है। ठीक है, तो जब हम प्रेरणा का मापन करेंगे कि बच्चा कितना मोटिवेटेड है, इसके बारे में, जैसे हम क्लास में गए और कोई नई टॉपिक शुरू करनी है, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि बच्चे सच में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं जो टॉपिक हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे। साक्षात्कार विधि वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से बातचीत करना। हम आपके पास टॉपिक रख रहे हैं, उस टॉपिक पे आप अपनी राय दे रहे हैं। ठीक है, साक्षात्कार विधि, हम जाके आपके सामने आपकी समस्याओं को हल करेंगे, ये साक्षात्कार विधि है। ये बहुत पहले मैंने वीडियोज़ बना रखी है, करीब 20-25 दिन पहले की वीडियोज़ हैं वो, जिसमें मैंने सारी विधियों का उल्लेख किया है, उसमें सारी विधियों को बहुत डिटेल से पढ़ाया है, चाहे वो साक्षात्कार विधि हुई, किंडरगार्टन विधि, सारी विधियों को मैंने डिटेल में पढ़ाया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा मैं बता दूँ, वो हो जाएगा आपका प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। जैसे हमको जानना है कि बच्चा कितना मोटिवेटेड है, तो हम उससे प्रसंग करेंगे कि इसके बारे में क्या सच में आप कुछ जानते हैं। ओहो, आप सेकेंड थर्ड में आ गए, आप इतना नहीं जानते हैं, तो बच्चा ज़रूर कुछ कहेगा कि हाँ हम ये बारे में जानते हैं। मतलब मान लीजिए आप नाउन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, छोटा लेवल एकदम है, 4 में 5 में या 6 में आप जा रहे हैं,
नाउन पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर 5 में बच्चा कुछ तो जाना होगा, कहीं से सुना होगा, नहीं कुछ समझाते हुए इंग्लिश में हमने उस वर्ड का यूज़ किया होगा, तो हम कहेंगे कि नाउन क्या है, किसी कोई जानता है, कोई बच्चा जानता हो यदि तो हाथ उठाए या खड़ा होकर कुछ बताए उसके बारे में। तो जब बच्चे नहीं कुछ बोलेंगे तो हम ज़रूर कहेंगे ना कि प्रसंग रखेंगे अपना कि ओहो आप क्लास 6 में आ गए और आपको इतना नहीं पता है। तो कोई बच्चा ज़रूर जो थोड़ा सा क्रिएटिव होगा, एक्टिव बच्चा होगा, वो ज़रूर अपना हैंड्स अप करेगा और कहेगा नहीं मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो यह प्रसंगात्मक बोध परीक्षण बहुत ही सही होगा कि एक प्रेरणा को मापने के लिए, एक बच्चे में प्रेरणा को मापने के लिए प्रसंगात्मक बोध सबसे सही होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है आपका 8वां क्वेश्चन। इनमें से क्या स्मृति का तत्व नहीं, स्मृति मतलब आप समझ रहे हैं ना, नहीं है, निगेटिव पूछा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा गोला कर देते हैं ताकि ये भूले न दिखे। ठीक है, तो स्मृति का तत्व मतलब याद करने का तत्व नहीं है। संकेतन, जब हम कोई चीज़ संकेत करते हैं चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। हम कोई चीज़ भूले हैं, अचेतन मन में पड़ा हुआ है और अचानक से हम कहें कि नहीं नहीं ये रूल नहीं, ऐसे होगा, इस तरह होगा ना। नाउन, अब बच्चे से पूछा हमने नाउन क्या है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो हम कहेंगे कि हाँ जितने भी नाम है ना उनको नाउन कहते हैं, ऐसे कुछ ऐसे बस कहेंगे हम, थोड़ा सा नॉर्मली बस इनफॉर्मली बोलेंगे, बच्चा समझ जाएगा, स्मृति उसकी याद आ जाएगी। ठीक है, संचयन, बच्चा जो इकट्ठा करके रखा रहता है वो भी। पुनः प्राप्ति, बिल्कुल जब हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो चीज़ें याद हो जाती हैं। विलोपन, विलोपन मतलब ख़त्म हो जाना, ख़त्म एकदम, मतलब कि याद ही नहीं आना, पूरा अचेतन मन में क्या पूरी तरह से वो बैठ गया है, पूरा याद ही नहीं आ रहा, तो स्मृति का तत्व नहीं है, वो है विलोपन। ठीक है, कोई चीज़ पूरी तरह से हम भूल जाएंगे तो वो हम कितनों भी याद करना चाहें वो याद नहीं होगा। चलिए बात करते हैं सबसे अच्छे और सबसे सही क्वेश्चन की, जिसके लिए जो है आप इसको कह नहीं सकते कि आपका सीटेट या यूपीटेट में नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। ये सारे जो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्रियात्मक, क्रिया करके जो चीज़ें होती हैं उसके परीक्षण के लिए, जो क्रिया करके बुद्धि हो, जैसे युद्ध अभ्यास के लिए बुद्धि परीक्षण, पहला जो विश्व युद्ध पहले जो हुआ थे सारे व्यक्तित्व परीक्षण उसी टाइम हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण। ठीक है, तो बात हम करें पहले सही ऑप्शन की, तो सबसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन माफ़ करिएगा, जो है सबसे पहले सही हो जाएगा। इसके बारे में बात कर लें हम फ्रेंड्स, तो ये आप ऑप्शन है वो है कि ये क्या है, ये एक व्यक्तित्व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, मतलब अशाब्दिक बिना बोले। ठीक है, बच्चे को बोलना नहीं, मतलब ये जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण हुआ और कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण हुआ, ये आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ युद्ध के लिए अमेरिका क्या करना चाहता था, लोगों को लेना चाहता था, परीक्षण करना चाहता था कि ये लोग कितने एक्टिव हैं ना, क्या ये सच में अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आगे से कोई हमला कर रहा है तो आगे जाके सीना तान के खड़े हो गए, नहीं हम अपने देश के लिए जान देंगे, ऐसा नहीं ना, कुछ अपनी थिंकिंग ला सके वहाँ पे। तो कोह ब्लॉक डिजाइन जो है एक क्या है, अशाब्दिक व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण था। और इसमें क्या था कि 1 इंच के 16 रंगीन, जैसे 1 इंच के 16 रंगीन घन होते थे। ठीक है, और इन घनों की जो है अब इन घनों की संख्या जो होती है 10 होती है। ठीक है, तथा 10 डिजाइन होते थे। इसमें देखिए जो 16 घन हुए, इसके 16 घन थे और इसमें 10 डिजाइन होते थे, एक घन में 10 डिजाइन होते थे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसमें 1 इंच में जो होता था घन बने हुए होते थे और इस प्रकार के 16 घन थे और प्रत्येक एक घन में 10 डिजाइन होती थी और सबको अलग अलग कलर में कलर कर दिया जाता था, दफ्ती में जोड़ दिया जाता था। जो उसका एक सही घन बना लेता था वो उस परीक्षा में पास हो जाता था, उस परीक्षण में पास हो जाता था। तो यही था आपका कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ठीक है, अब स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की बात करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो हुआ था ये साइमन परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी अशाब्दिक नहीं, ये व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, ये व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि इसको 1916 में टर्मन ने दिया था। ठीक है, टर्मन ने इसको तैयार किया, स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण को, और इसमें जो है 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 90 क्वेश्चन थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा।
अब अगला देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन है कि एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना, बालक में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, बालकों में पुस्तक के प्रति प्रेम पैदा करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाएंगे कि कितना इजी ये क्वेश्चन दिया है कि हम यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप बस इसलिए पढ़ाएंगे बच्चों को कि बच्चा बस पास हो जाए। जैसे हाई स्कूल में बहुत टीचर, हमारे टीचर भी कहते थे कि बस इतना पढ़ लीजिए कि आप 10 में पास हो जाइए ना, तो इसलिए सिर्फ हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अब खिलाड़ी बनने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है अब वॉलीबॉल बच्चे को खिला रहे हैं तो बस हम यही कहें कि आप बस खिलाड़ी अच्छे बन जाइए और कुछ नहीं, आपको समाज से और नागरिकता से कोई मतलब नहीं, मौलिक और नैतिकता से कोई मतलब नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं आपका। बालकों में पुस्तक के प्रति प्रेम पैदा करना, सिर्फ पुस्तक पढ़कर बच्चे कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ आप समझते ही होंगे कि पुस्तकों में ही सारी चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। हाँ, पुस्तक हमें एक अच्छे लेवल पे जाके खड़ा करती है, लेकिन एक समाज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, और हमारे पूर्वज भी हमें एक आनुवांशिक और हमारा वातावरण भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए सिर्फ पुस्तक के लिए बच्चे को पढ़ाना सही नहीं है। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, चिंतन, बालकों में चिंतन योग्यता क्या हो जाए, अच्छी हो, इसके लिए एक सफल शिक्षक को क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। सबसे अच्छी कोशिश एक सफल शिक्षक को करना चाहिए कि बच्चा जो है अपनी बात को 10 लोगों के सामने रख सके। कोई एक क्वेश्चन अगर 10 लोग उलझे हैं तो उस पर तर्क रख सके, अपनी बात को स्पष्ट रूप से लोगों को समझा सके। ठीक है, ये जो है तर्क या चिंतन योग्यता का विकास हो गया, और प्रत्येक शिक्षक को इसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए बालक को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे, और यदि वीडियो या ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और जो मैं बेसिक से शुरू करती हूँ क्वेश्चंस को आपको पहले मिले, और आप मेरी खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन सके, और आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।